नमस्कार, स्वागत है आप सबका श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन मंच पे। हिंदी की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस प्रकरण पर चर्चा करने जा रहे हैं उसका नाम है संज्ञा। संज्ञा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। देखो समझो, आज का हमारा जो प्रकरण रहेगा उसका नाम है क्या? संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा की आवश्यकता क्या है? इन सारे विषयों पे चर्चा करते हुए आज हम जिसको समझेंगे उसका नाम है संज्ञा। सबसे पहले तो संज्ञा, आप यूं सोच रहे होंगे कि मैं इसको संज्ञा संज्ञा क्यों बोल रहा हूँ, संज्ञा क्यों नहीं बोल रहा। प्रश्न उठना जरूरी है। आप समझो, मैं जब भी इस वर्ण के बारे में चर्चा करता हूँ मैं बोलता जरूर हूँ कि ये जो हम गे बोलते हैं इसको ये गे नहीं, वास्तव में ये जे हैं और ये जिन वर्णों से मिलकर बना हुआ है वो ये है। आधा ज है और ये है, च छ ज झ ये, च का पंचम वर्ण ये, और ये च का तृतीयाक्षर है। और इन दोनों के मिलान से जो नया वर्ण बनता है संयुक्ताक्षर बोलते हैं इसको। संयुक्त अक्षरों से मिलकर बना, ये तो जे हो गया, ज और ये के मिलने से गे कैसे हो गया? अगर वो गे होता तो वो कुछ इस प्रकार होता, और आपको पता है कि ये नहीं है। फिर इसका उच्चारण हम गलत करते आए हैं। गलत इसलिए करते आए हैं कि हमें गलत बताया गया है। अब जो गुरुजी ने बोला वो हमने मान लिया। अब गुरुजी भी क्यों मेहनत करें? जो उनके गुरुजी ने बोला था वो ठीक था, चलता आ रहा है क्रम, बढ़िया है। खैर, अब भी बदलो तो तुम्हारी मर्जी है, देख लो इसको। आप शुरुआत करें। तो संज्ञा का जो अर्थ होता है, वो संज्ञा का अर्थ क्या होता है जरा देखो। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ बात साइड की, हाँ, इसको आप याद रख लें। और अब आते हैं हम संज्ञा पर। संज्ञा का अर्थ क्या है और क्या कितने संज्ञा के प्रकार होते हैं? तो संज्ञा का अर्थ सबसे पहले मैं बताऊं। अर्थ, इसका अर्थ होता है सम्यक ज्ञान। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? सम्यक ज्ञान देने वाला, सम्यक ज्ञान देने वाला। वो क्या होगा हमारा? संज्ञा। संज्ञा शब्द का अर्थ बता रहे हैं, सम्यक ज्ञान देने वाला शब्द हमारा संज्ञा होता है। और सामान्य शब्दों में यदि बात करें तो संज्ञा का अर्थ होता है नाम से। सामान्य शब्दों में, सामान्य शब्दों में संज्ञा का अर्थ किससे होता है? नाम से होता है। किसी भी वस्तु का नाम रख देना, किसी भी व्यक्ति का, किसी भी शहर का नाम ही उसकी संज्ञा है, नाम से है। सामान्य शब्दों में संज्ञा का अर्थ नाम से है, नाम से है। देखो कैसे संज्ञा का अर्थ किससे है? नाम से। किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है। किसी का जो भी नाम है, राम, श्याम, घनश्याम, वो उसकी संज्ञा होगी। मान लो कोई लड़का है, उसका नाम राम है, तो राम उसकी संज्ञा है। तो संज्ञा का अर्थ नाम से है। सीधी सी बात तो ये है। अब बात करें कि संज्ञा के कितने प्रकार हैं, कितने भेद हैं। तो पहले संज्ञा के 5 प्रकारों का अध्ययन किया जाता था। कितने प्रकारों का? 5 प्रकारों का। और वर्तमान में अध्ययन किया जाता है संज्ञा के 3 प्रकारों का। कितने प्रकारों का? तो वर्तमान में जो प्रचलन रूप हैं प्रकारों का वो है 3 प्रकार। कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार। चलो देखो। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के
प्रकार। कितने? 3 प्रकार हैं। कौन कौन से 3? जरा देखो। पहला, व्यक्तिवाची संज्ञा। कौन सा? व्यक्तिवाची संज्ञा। दूसरा, भाववाची संज्ञा। भाववाची संज्ञा। और तीसरा प्रकार कौन सा है? जातिवाची संज्ञा। अब आप लोग क्रम को देखकर चिंतित मत होना, क्रम ऊपर नीचे हो सकता है कोई सा भी। हम जातिवाची से शुरू कर दें और फिर भाववाची व्यक्तिवाची भी लिख सकते हैं। व्यक्तिवाची, भाववाची, जातिवाची, क्रम मायने नहीं रखता। आपको ये याद रखने प्रकार कौन कौन से हैं। तो संज्ञा के अपने 3 प्रकार है। कौन कौन से? व्यक्तिवाची, भाववाची और जातिवाची। अब 3 प्रकार तो वर्तमान में है। ये हमारी जो अध्ययन की जो अभी जो चल रही है पद्धति, उसमें ये 3 प्रकारों का हम अध्ययन करते हैं। इससे पहले कितने प्रकार थे, जरा उन पे भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये वर्तमान में है और पुरानी अवधारणा में, पुरानी अवधारणा में दोनों बातों पे चर्चा करूंगा मैं। पुरानी अवधारणा में कितने प्रकार थे? 5 प्रकार। कितने प्रकार थे संज्ञा के? 5 प्रकार। वर्तमान में जो पद्धति प्रचलन में है उसमें 3 प्रकार हम अध्ययन करते, तीनों प्रकारों का। और पुरानी जो अवधारणा में संज्ञा के प्रकार हुआ करते थे वो कितने हुआ करते थे? 5 प्रकार हुआ करते थे। कौन कौन से? जरा देखो। व्यक्तिवाची, जातिवाची, भाववाची, समूहवाची और द्रव्यवाची। 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये तो थे पुरानी पद्धति से। और अभी 3 क्यों रह गए? ये जो हमारा समूहवाची और द्रव्यवाची हैं, इन दोनों को अब जातिवाची में मिला दिया गया। यानी कि जब जातिवाची संज्ञा का अध्ययन करेंगे तभी हम समूहवाची और द्रव्यवाची के बारे में भी बात कर लेंगे। तो पहले 5 का अलग अलग अध्ययन किया जाता था, अलग अलग 5 प्रकार माने जाते थे। लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार मानते हैं? 3 प्रकार मानते हैं। और जो समूहवाची और द्रव्यवाची हैं वो किस में आ जाते हैं? हमारे जातिवाची में आ जाते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने आपको बताया संज्ञा शब्द के बारे में और इसके अर्थ के बारे में। उसके बाद सामान्य शब्दों में इसका अर्थ समझाने की कोशिश की। संज्ञा के प्रकार मैंने आपको बताए 3 प्रकार हैं वर्तमान अवधारणा में। पुरानी अवधारणा में इसके 5 प्रकार हुआ करते थे। और 5 प्रकार आपके सामने, 3 प्रकार आपके सामने अंकित हैं। तो इनको देख लीजिए आप एक बार और फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनके प्रकारों पे एक एक करके चर्चा करते हैं कि किसका क्या अर्थ होता है और कहाँ काम आता है। चलो देखो। सर्वप्रथम बात करेंगे व्यक्तिवाची संज्ञा की। व्यक्तिवाची संज्ञा किसकी बात करेंगे? ये पहली। व्यक्तिवाची संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाची संज्ञा से तात्पर्य ये होता है किसी वस्तु, स्थान आदि का नाम रख देना, एक उसको एक पर्टिकुलर नाम दे देना। जैसे मान लो शहर, शहर कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उसी शहर को एक नाम दे दिया कोटा।
अब कोटा तो एक ही हो गया। हालांकि ये बात अलग है कि किसी और शहर का नाम भी कोटा हो, लेकिन कोटा इसी शहर को इंगित करता है, एक ही शहर के बारे में बताता है कि कोटा। हाँ, सारे ही शहर कोटा नहीं, कोटा तो एक ही। तो नाम हो गया इसका। व्यक्तिवाची संज्ञा से तात्पर्य नाम विशेष। जयपुर, अब शहर तो जयपुर भी है, शहर कोटा भी है, लेकिन जयपुर होते ही अब जयपुर की एक अलग ही छवि आएगी दिमाग में, जोधपुर। वैसे पूरे विश्व में यदि बात करें तो भारत, अब देश तो है अपना और देश तो दूसरे भी हैं, लेकिन भारत आते ही फिर ये इसकी व्यक्तिवाची संज्ञा हो गई। पर्वत, अब पर्वत तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन्हीं पर्वतों में मैं बात करूं जैसे विंध्याचल, अब एक विशेष पर्वत हो गया, सारे पर्वत तो विंध्याचल है नहीं, तो उसका हमने क्या कर दिया, एक नामकरण कर दिया, उसको एक संज्ञा दे दी। और यही किसी का एक नाम कर देना उसकी व्यक्तिवाची संज्ञा होती है। क्या बोला मैंने? मान लो लड़का, अब लड़का कोई भी हो सकता है, किसी एक का नाम नहीं है, लेकिन लड़का और उसको हमने कह दिया रमेश। अब रमेश होते ही ये लड़का जो शब्द था ये पहले व्यक्तिवाची संज्ञा था, क्योंकि लड़के बहुत सारे होते हैं, सारे ही लड़के हैं, लेकिन अब रमेश किसी एक को, रमेश तो एक ही हो गया। महेश, जैसे लड़की और फिर लड़की का मान लो नाम रख दो सीता, तो वो सीता उसकी व्यक्तिवाची संज्ञा होगी, और जब तक वो लड़की है तब तक जातिवाची संज्ञा। तो आओ चर्चा करें विस्तार से व्यक्तिवाची संज्ञा के बारे में। किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष के नाम को ही व्यक्तिवाची संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति विशेष व स्थान विशेष के नाम को ही व्यक्तिवाची संज्ञा कहते हैं, व्यक्तिवाची संज्ञा कहते हैं। जैसे भारत, अब स्थान विशेष का नाम हो गया भारत, ये वो भूभाग जिस पर हम निवास करते हैं उसको क्या नाम दिया गया, भारत, तो ये व्यक्तिवाची संज्ञा हो गई। अब देश, और देश की बात करें तो देश है जातिवाची संज्ञा। उसी प्रकार राजस्थान, अब राज्य, राज्य की बात करें तो राज्य कोई सा भी हो सकता है, लेकिन राज्यों में जब राजस्थान की बात करें तो फिर एक स्थान विशेष हो गया, तो राजस्थान हो गया। फिर राजस्थान में मैं बात करूं शहरों की, यदि बात करूं नगरों की बात करूं तो कोटा, ये देख लो, कोटा भी क्या हो गया, अब व्यक्तिवाची संज्ञा हो गया। उसी प्रकार नरेश, मुकेश, सीता, गीता आदि। चलो समझने का प्रयास करो इनके माध्यम से कि भारत, राजस्थान, कोटा, नरेश, मुकेश, सीता, गीता, ऐसे मैंने कुछ नाम आपके सामने अंकित किए हैं। अब और भी जैसे पर्वतों के नाम ले लो, हिमालय है, अरावली है, तो किसी का एक नामकरण कर देना ही उसकी व्यक्तिवाची संज्ञा बन जाती है। ये थी आपकी व्यक्तिवाची संज्ञा। ज़्यादा कुछ भारी बात नहीं है, बस समझने की बात है, कुछ भी नहीं है। चलो आगे बढ़े। व्यक्तिवाची संज्ञा के बाद अब बढ़ते हैं जातिवाची संज्ञा पर। अगली संज्ञा कौन सी आपकी?
चलो देखो, जातिवाची संज्ञा। जातिवाची संज्ञा किसे कहेंगे? जातिवाची संज्ञा पूरी संपूर्ण जाति का, पूरे समूह का बोध कराने वाले शब्द, एक जाति का बोध कराने वाले शब्द हमारे जो होंगे वो कहलाएंगे जातिवाची संज्ञा। पूरे समूह का बोध जो शब्द करा दें वो क्या कहलाते हैं? जातिवाची संज्ञा कहलाते हैं। तो समान वर्ग या गुणों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाची संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाची संज्ञा कहलाते हैं। समान वर्ग गुणों का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? जातिवाची संज्ञा कहलाते हैं। जैसे अब मान लो देश, देश कोई सा भी हो सकता है, बहुत सारे देश हैं। उसी प्रकार राज्य, शहर, गांव, लड़का, लड़की, पर्वत, नदी, आदि। चलो देखो, देश, राज्य, शहर, गांव, लड़का, लड़की, पर्वत, नदी आदि, ये सारे शब्द किसी एक को इंगित नहीं करते। किसी एक का नाम गांव नहीं है, गांव बहुत सारे हैं। अब किस गांव की बात करें तो फिर उस गांव का नाम लिया जाए, और जब नाम ले लेंगे गांव का तो फिर वो एक विशेष उसी के लिए हो गया, तो वो उसकी जातिवाची व्यक्तिवाची संज्ञा हो गई। जातिवाची संज्ञा में तो क्या, संपूर्ण जाति का एक जैसे गुणों वाले लोगों का बोध जो कराए, एक जैसे गुणों वाली वस्तुओं का जो बोध कराए, वो क्या होती है? हमारी जातिवाची संज्ञा। आगे देखते हैं कि जातिवाची संज्ञा में और क्या क्या संभावनाएं हैं। तो ऐसे शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे जो हमेशा जातिवाची संज्ञा में ही माने जाते हैं। तो वो कौन कौन से शब्द हैं, जरा उन पे आप लोग गौर कीजिए। एक बार ये परिभाषा को आप देख लीजिए। तो अब उन शब्दों पे चर्चा करें। तो देखो, निम्नलिखित प्रकार के शब्द सदैव जातिवाची संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब वो कौन कौन से शब्द हैं जो सदैव जातिवाची संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं, तो जरा उनको आप देख लीजिए एक बार। व्यवसायी या पदों के नाम, सबसे पहले किसकी बात करेंगे? व्यवसाय या पदों के नाम। व्यवसाय या पदों के नाम। और व्यवसाय क्या क्या हो सकते हैं? जैसे मान लो अध्यापक,
पद का नाम है। कृषक व्यवसाय हो गया उसका, यहां तक कि आप ले लो। वकील, वकीलों की पूरी जाति का बोध करा दे शब्द। कलेक्टर, अब कलेक्टर भी कोई एक नहीं है, किसी एक का नाम कलेक्टर नहीं है, कलेक्टर कोई भी हो सकता है, बहुत सारे कलेक्टर होते हैं। तो व्यवसायी या पदों के नाम में आपने देखे क्या क्या, जैसे अध्यापक हो गया, चिकित्सक हो गया, इंजीनियर हो गया, आपका चिकित्सक और इंजीनियर, ये सारे भी आपके क्या हो जाएंगे, जातिवाची संज्ञा में आ जाएंगे। चलो, और क्या होता है इसके अलावा, रिश्तों के नाम, किनके, रिश्तों के नाम। रिश्तों के नाम भी सदैव किस में आएंगे, जातिवाची संज्ञा में ही आएंगे। अब रिश्ते क्या क्या, पिताजी, माताजी, मामा जी, मौसी जी, नाना, नानी, दादा, दादी, भाई, बहन, पत्नी आदि। कितने ही नाम लिख दो आप रिश्तों के, जितने भी रिश्तों के नाम हैं, रिश्तों के जितने भी नाम, रिश्तेदारों के नाम नहीं, रिश्तों के नाम। अब रिश्तेदारों के तो नाम, मान लो कोई का रिश्तेदार है, अब उसका नाम तो फिर व्यक्तिवाची में आएगा, लेकिन रिश्तेदारी, रिश्तेदारी जातिवाची संज्ञा में आएगी। मामा जी किसी एक का नाम नहीं है, सबके अपने अपने मामा जी होते हैं, कोई एक का नाम मामा जी है क्या, कि ये तो मामा जी है। हाँ, वो एक अलग बात है कि किसी को हम मामा जी बोल देते हैं, पूरे के पूरे मामा बोलते हैं उसको, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ रिश्तों के नाम किस में आएंगे, जातिवाची संज्ञा में आ जाएंगे। चलो, व्यवसाय के नाम आ गए, रिश्तों के नाम आ गए। पशु पक्षियों के नाम, किसके नाम, पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम भी किस में आएंगे, जातिवाची संज्ञा में। अब कितने ही नाम लिख दो, मोर, कबूतर, खरगोश और चीता, शेर, बंदर आदि। बहुत सारे पशु पक्षी हैं, कितने ही नाम लिखते जाओ आप, कमी नहीं पड़ेंगे। तो पशु पक्षियों के नाम भी किस में आएंगे, जातिवाची संज्ञा में आएंगे। इसके अलावा जैसे वस्तुओं के नाम, वस्तुओं के नाम, जैसे कुर्सी, पंखा, टेबल, चम्मच, कटोरी, और जैसे बल्ब आदि। चलो देखो, वस्तुओं के नाम भी किस में आ जाएंगे, हमारे जातिवाची संज्ञा में। दिखाई दे रहे हैं ये शब्द आपको। चलो,
वस्तुओं के नाम भी किस में आ जाएंगे, जातिवाची संज्ञा में आ जाएंगे। टीवी आ गई आपकी, पंखा आ गया, पेन आ गया, ये सारी वस्तुएं किस में आएंगी, जातिवाची संज्ञाओं में। लेकिन यदि इन वस्तुओं का भी कोई नाम हो, जैसे पंखा, अब पंखा तो जातिवाची संज्ञा में आ जाएगा, लेकिन अगर पंखे को हम बोल दे उषा का पंखा, कंपनी का नाम यदि दे दे, तो वो जातिवाची संज्ञा वहाँ फिर व्यक्तिवाची संज्ञा बन जाती है। जैसे पंखे पड़े, बहुत सारे पंखे पड़े हैं, अब बहुत सारे अलग अलग कंपनियों के पंखे पड़े हैं और हमने उससे नाम लिया कि पंखा दे दो, तो वो कोई सा भी पंखा आपको उठा के दिखाएगा। लेकिन हम दुकानदार से मांगे कि उषा का पंखा दो, तो फिर वो जितने भी पंखे पड़े हैं अलग अलग कंपनियों के, वो उनमें से केवल उषा का पंखा ही आपके लिए उठा के लाएगा, दूसरा पंखा वो नहीं उठाएगा। तो यदि वस्तु को भी विशेष नाम दे दिया जाए तो फिर वहाँ वो व्यक्तिवाची संज्ञा बन जाती है। बाकी तो सारी वस्तुएं किस में आएंगी, जातिवाची संज्ञा में। तो ये जातिवाची संज्ञाओं से संबंधित शब्द थे जो हमेशा किस में, जातिवाची संज्ञा में आएंगे। अब इसके अलावा मैं बात करूं उन दो शब्दों की, एक समूहवाची और एक द्रव्यवाची, जिनका अध्ययन पूर्व में अलग अलग किया जाता था, लेकिन वर्तमान शैली में उनको इसी में अध्ययन करते हैं हम। तो वो कौन कौन सी हैं, समूहवाची और द्रव्यवाची। तो सबसे पहले आप इनको देखो एक बार, फिर उन पे भी मैं चर्चा करता हूँ। चलो देखो, अब कौन सी, समूहवाची। कौन सी, समूहवाची संज्ञा। जातिवाची संज्ञा का ही भाग पढ़ रहे हैं, जातिवाची संज्ञा में ही इसका अध्ययन कर रहे हैं हम, किसका, समूहवाची का, समूहवाची संज्ञा। चलो देखो क्या होगा, समूह का बोध कराने वाले शब्द, बस समूह का बोध कराने वाले शब्द ही हमारे क्या हो जाएंगे, समूहवाची संज्ञा हो जाएगा, जो जातिवाची संज्ञा का एक भाग माना जाता है। अब समूह का बोध कराने वाले शब्द, जैसे मान लो मैंने नाम ले लिया पुलिस। अब किसी एक जने का नाम पुलिस है क्या, पुलिस तो पूरा एक ग्रुप है ना, पूरे पुलिस वालों को ही पुलिस बोलते हैं, समझ रहे हो। यानी कि पुलिस किसी एक को नहीं कहते, पूरे विभाग को पुलिस विभाग कहते हैं। तो पुलिस ये भी क्या हो गया, एक समूह का बोध कराने वाला शब्द हो गया। मान लो मैं नाम ले लूँ जैसे जुलूस। अब जुलूस, एक आदमी तो जुलूस निकाल नहीं सकता, जुलूस में बहुत सारे आदमी आ जाएंगे। तो जुलूस शब्द ने ही एक समूह का बोध करा दिया हमें। जुलूस नाम लेते ही हमारे दिमाग में ऐसी छवि बनेगी कि बहुत सारे आदमी इकट्ठे होके चल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, कुछ भी करो, जुलूस जिस संदर्भ में जुलूस निकलेगा उसकी बातें उसमें होंगी। मंडली है ना, कक्षा। अब कक्षा में भी क्या, सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, पढ़ाने वाला अध्यापक होता है। तो ये सारे समूह का बोध कराने वाले शब्द हमारे समूहवाची संज्ञा होते हैं और ये जातिवाची संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे पुलिस, सेना, मंडली और कक्षा व पुलिस, सेना, मंडली, कक्षा, जुलूस आदि। अच्छा, तो समूहवाची में क्या क्या आ जाएगा आपका, पुलिस, किसी एक का नाम पुलिस नहीं है, पूरे समूह को बोलते हैं। सेना, अब अकेला आदमी तो सेना हो नहीं सकता, कोई एक आदमी दौड़ के आ रहा है, हाथ में भाला ले रखा है, तो आप बोलोगे कि सेना आ रही है, नहीं, कोई सैनिक आ रहा है। अरे सेना आ रही है मतलब देख लो धूल उड़ती हुई आएगी, कितने लोग आएंगे सेना में। चलो, हाँ, तो समूहवाची संज्ञा। अब समूहवाची में आपने क्या क्या देखा, उदाहरण देख लो।
पुलिस, सेना, मंडली, कक्षा, जुलूस आदि। इसके अलावा अब एक और बचा था आपका द्रव्यवाची। कौन सा? द्रव्यवाची। द्रव्यवाची। तो पहले तो आप द्रव्य शब्द का अर्थ समझो। द्रव्यवाची समझने से पहले द्रव्य का, द्रव्य में वो सारे पदार्थ आ जाते हैं जो ठोस हैं, तरल हैं, गैस हैं। यानी कि पदार्थ की जैसी भी अवस्था है, सभी अवस्थाओं वाले पदार्थ, उनका एक अर्थ देने वाला जो शब्द है उसको बोलते हैं द्रव्य। और एक शब्द होता है द्रव। एक क्या होता है? द्रव। इस द्रव का मतलब तो क्या? तरल, जो बहे, फ्लूइड, जो बहे, तरल। और द्रव्य, द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। अब इसमें तरल भी आ जाते हैं, ठोस भी आ जाते हैं, गैस भी आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं। पदार्थ जो आते हैं हमारे, वो द्रव्य कहलाते हैं। तो अब पदार्थ द्रव्य का अर्थ हो गया, तो इसको पदार्थवाची संज्ञा भी कहते हैं। सबसे पहले तो यही बात, पदार्थवाची संज्ञा भी यही है। पदार्थवाची संज्ञा, द्रव्यवाची संज्ञा को क्या कहते हैं? पदार्थवाची संज्ञा भी कह देते हैं। चलो, और इसके अंतर्गत, अब इसके अंतर्गत सभी द्रव व द्रव्य आ जाते हैं। इसके अंतर्गत सभी द्रव व द्रव्य आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लो, स्वर्ण। अब स्वर्ण क्या है आपका? द्रव्य है। द्रव तो नहीं? जी बिल्कुल नहीं। स्वर्ण क्या है? चलो इनको लिख लो आप, एक तरफ एक कोने में लिख लिया करो। चलो देखो, स्वर्ण, दूध, तेल और मिठाई, चांदी, ताम्र और क्या? मिट्टी। लकड़ी, हल्दी, हीरा, ग्रेफाइट आदि। बहुत सारे पदार्थ हो जाएंगे, बहुत सारे द्रव्य हैं, कितने ही हैं। सारे द्रव्य, सारे पदार्थ हमारे जिस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इन सारे पदार्थों को भी हम जातिवाची संज्ञा में लेते हैं, और जातिवाची संज्ञा के भी पदार्थवाची या द्रव्यवाची संज्ञा में इनको मानते हैं। तो ये आपका समाप्त हुआ व्यक्तिवाची संज्ञा और जातिवाची संज्ञा। इसके बाद अब हम बात करेंगे किस पे? भाववाची संज्ञा पर।
अब बात करते हैं किसकी, भाववाची संज्ञा की। चलो भाववाची संज्ञा। भाववाची संज्ञा, संज्ञा का तीसरा प्रकार पढ़ रहे हैं भाववाची संज्ञा। तो वे शब्द जो भाव गुण व वे शब्द जो भाव गुण व अवस्था आदि का बोध कराए, बोध कराएं, क्या कहलाते हैं, भाववाची संज्ञा कहलाते हैं। भाववाची संज्ञा कहलाते हैं। चलो देखो, वे शब्द जो भाव गुण व अवस्था आदि का बोध कराएं क्या कहलाते हैं, भाववाची संज्ञा कहलाते हैं। जैसे सबसे मुख्य बात तो यह है कि भाववाची संज्ञा को हम ना तो छू सकते, ना देख सकते, ना सुन सकते। तो जैसे गुस्सा, प्रेम, घृणा, स्नेह और क्या हो जाएगा, लड़ाई, भलाई और क्या, अच्छाई आदि। देखो यानी कि भाववाची संज्ञाएं क्या हैं, भाव मात्र है। क्या है, केवल भाव हैं जिनको हम खुली आंखों से देख नहीं सकते, उनको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। किसी को गुस्सा आ रहा है तो हम गुस्से को टच नहीं कर सकते, उस व्यक्ति को छू सकते हैं कि जिसको गुस्सा आ रहा है, हमने व्यक्ति को छुआ है, गुस्से को नहीं। कोई प्रेम करता है तो प्रेम को हम देख नहीं सकते, दिखाई नहीं देता हो, हाँ उसके क्रियाकलाप हम देख सकते हैं, लेकिन प्रेम को थोड़ी देख सकते हैं। वैसे ही भलाई को थोड़ी देख सकते हैं, छू थोड़ी सकते हैं भलाई को। ये तो गुण होते हैं, यानी कि इनको सिर्फ महसूस किया जाता है, छुआ नहीं जाता। दुख है, खुशी है, संतोष है, ये सारी की सारी हमारी क्या है, भाववाची संज्ञाएं हैं। अब कुछ प्रत्यय ऐसे होते हैं जिनको लगाने से भाववाची संज्ञाओं का निर्माण होता है। कुछ चुनिंदा ऐसे प्रत्यय हैं जिनको लगाने से भाववाची संज्ञाओं का निर्माण होता है। तो मैं उन प्रत्ययों के बारे में भी आपसे यहाँ चर्चा करूँगा। तो कौन कौन से वो प्रत्यय हैं जरा देखो। चलो देखो,
निम्नलिखित प्रत्यय लगाने पर भाववाची संज्ञाओं का निर्माण हो जाता है या निर्माण होता है। चलो, कौन कौन से प्रत्यय हैं जिनको लगाने से भाववाची संज्ञाओं का निर्माण होता है, जरा देखो। ता प्रत्यय, कौन सा? ता प्रत्यय। अब मैं ता किस में लगा रहा हूं? कुछ विशेषण शब्द हैं जैसे सुंदर। अब सुंदर में मैं ता लगा दूं और ता लगाने से शब्द क्या बनता है? सुंदरता। कलर चेंज करूं? इसके अंदर क्लिक करो। अच्छा, और क्लिक करो अगर ना, और ये ब्लैक मत लो। नहीं दिख रहा क्या? हाँ, कम दिख रहा है। चलो ठीक है, ओके साहब। मुझे डार्क है ना, तो लाइट ले लो प्लीज कलर। चलो ठीक है, देखते। ये वाइट ही हो गया, कोई नहीं, और दूसरा ले लो। वाइट ही चल जाएगा। चलो भाई, देखने में प्रॉब्लम आएगी तो हटा देते हैं। चलो, हाँ, आगे देखो। मैंने आपको बताया क्या, मान लो ता प्रत्यय लगाने से शब्द क्या बनेगा? सुंदर में लगाओ, सुंदर शब्द आपका विशेषण था और आपका भाववाची संज्ञा शब्द क्या बन गया? सुंदरता। अब सुंदरता को ना छुआ जा सकता है, सुंदरता को महसूस किया जाता है मात्र। क्या किया जाता है? महसूस किया जाता है। वीरता, एकता, वीर में लगाओ तो वीरता। एकता, मानव में लगाओ मानवता। सज्जन में लगाओ सज्जनता। पशु में लगा दो तो पशुता। चलो देखो, ता प्रत्यय लगने से कौन सी संज्ञा का निर्माण हो गया हमारे पास? भाववाची संज्ञा का निर्माण हो गया। तो ता प्रत्यय से भाववाची संज्ञा का निर्माण। अब आगे देखो, आई। आई प्रत्यय लगने से भी कैसे भाववाची संज्ञा का निर्माण होता है, जरा देखो। बुरा में लगाओ, क्या शब्द हो जाएगा? बुराई। अब अच्छा में लगा दो, अच्छाई। अब यहाँ बुरा और अच्छा दोनों शब्द विशेषण थे, लेकिन आई प्रत्यय लगने के कारण ये भी भाववाची संज्ञा बन गए। अब भला में लगा दो, भलाई। और धुलाई। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हमारे भाववाची संज्ञाएं हो जाएंगे आई प्रत्यय लगने से भी। लिखाई, पढ़ाई, कटाई, लिखाई, पढ़ाई आदि, ये सारे क्या हो जाएंगे? भाववाची संज्ञा। आई प्रत्यय लगाने से हो गया आपा। और कौन सा प्रत्यय? आपा। बुढ़ापा और पूजापा। पूजा से संबंधित चीजों को बोलते हैं पूजापा। और बुढ़ापा तो आप जानते ही हो, वो आ जाता है। मोटा हो जाए तो मोटापा। मोटापा, मोटा हो जाए तो मोटापा आ जाता है किसी में। और क्या होता है? आन। आन। अब आन में चढ़ान, ढलान। आन में क्या क्या आ जाएगा आपका? चढ़ान आ जाएगा, ढलान आ जाएगा। उड़ान, थकान, मिलान। उड़ान,
थकान, मिलान आदि, ये सारे शब्द भी आपके हैं भाववाची संज्ञा। और क्या है? आओ, जैसे लगाओ और घुमाओ। और क्या? कटाओ, छिड़काओ। ये सारी की सारी क्या हो गई? ये भी भाववाची संज्ञा हो गई। इसके अलावा आस, खट्टा में लगाओ तो खटास और मीठा में लगाओ तो मिठास। जबकि खट्टा में दो ट आते हैं। खट्टा कैसे आता है? ऐसे आता है खट्टा। खट्टा शब्द में डबल ट आते हैं, ये आधा ट और ये पूरा ट। ये बिल्कुल खट्टा सही है, लेकिन खटास में सिर्फ एक ही ट रह जाता है। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखें। चलो आगे बढ़े। कुछ और प्रत्यय हैं जिनके लगने से भाववाची संज्ञा का निर्माण होता है, तो उन पे भी चर्चा करते हैं। उससे पहले एक बार इनको देख लो आप। चलो बढ़ते हैं आगे। देखो अब और कौन कौन से प्रत्यय हैं जिनके लगने से भाववाची संज्ञा का निर्माण होता है, तो वो प्रत्यय में लाइन से लिख देता हूं, फिर उनके बाद उनके शब्द लिख दूंगा। आवट, आहट, ई, आवट, आहट, ई, ये, त्व, पन, आवट, आहट, पन, अ। चलो देखो इनसे कौन कौन से शब्द बनेंगे, जरा देखो। आवट से तो कौन कौन सा बनेगा? सजावट, मिलावट, सजावट, मिलावट, बनावट, थकावट, रुकावट, आवट। आहट से घबराहट, हड़बड़ाहट, झंझनाहट। क्या क्या हो जाएगा? आहट से घबराहट हो जाएगा, हड़बड़ाहट हो जाएगा, झंझनाहट हो जाएगा, चिकनाहट हो जाएगा, चिकनाहट। ये आहट प्रत्यय से भाववाची संज्ञाओं का निर्माण हो गया। ई से क्या होगा? ई से जैसे गरीब से गरीबी, गरीब से तो क्या हो जाएगा? और अमीर से क्या हो जाएगा? अमीरी हो जाएगा। यज्ञ लगने से बिल्कुल भाववाची संज्ञाओं का निर्माण होता है। यज्ञ लगने से सुंदर में लगाओ तो शब्द क्या बनेगा? सौंदर्य। निकट में लगाओ तो क्या बनेगा? नैकट्य। समीप में लगाओ तो क्या बनेगा? सामीप्य। सामान्य, समान में लगाओ तो क्या बनेगा?
ये जे लगने से कौन कौन सी भाववाची संज्ञाओं का निर्माण हुआ जरा देखो। सौंदर्य, नैकट्य, सामान्य। एक में लगाओ तो एक के, और विधवा में लगाओ तो वैधव्य। विधवा होने का जो भाव है वो क्या कहलाता है? वैधव्य। और त्व में कौन कौन से बनेंगे? जैसे पशुत्व, पशु में लगाया तो क्या हो गया? पशुत्व हो गया। अपना में लगाया तो अपनत्व, ममता में लगाया तो ममत्व, मम में लगाया तो ममत्व। पशुत्व, अपनत्व, ममत्व। बंधुत्व, बंधु में लगाओ तो बंधुत्व, और घन में लगाओ तो घनत्व। ये सारे के सारे भी आपके भाववाची संज्ञा। बच्चा में लगाओ तो बचपन, और लड़का में लगाओ तो लड़कपन। छोटा में लगाओ तो छोटपन। अपना में लगाओ तो अपनापन, और पराया में लगा दो तो परायापन। ये सारी की सारी भाववाची संज्ञाएं आप देखो, अच्छे अच्छे शब्द हैं। बचपन, लड़कपन, छोटपन। अ से कौन कौन से हो जाएंगे? गुरु में लगाओ तो गौरव, लघु में लगाओ तो लाघव, रघु में लगाओ तो राघव। गुरु में लगाया गौरव हो गया, लघु में लगाया लाघव हो गया, सूर में लगाओ तो सौर हो गया। तो अब ये वो शब्द थे, यानी कि ये वो कुछ प्रत्यय थे जो शब्दों के पीछे जुड़ने के बाद उनकी भाववाची संज्ञाएं बना देते हैं। तो ये आपके समाप्त हुए। अब हम बात करेंगे कि कुछ भाववाची संज्ञाओं को यदि बहुवचन बना दिया जाए, क्या बोल रहा हूँ, कुछ ये संज्ञाओं से संबंधित कुछ विशेष बातें करने जा रहे हैं कि कुछ भाववाची संज्ञाओं को यदि बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाची की भांति कार्य करता है। शब्द होने को वो भाववाची संज्ञा है, लेकिन उसके बहुवचन का यदि प्रयोग कर रहे हैं शब्द में तो वो वहाँ जातिवाची संज्ञा बन जाएगा। इस बात को मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से आगे समझाता हूँ। तो सबसे पहले तो आप इनको देखो और फिर बढ़ते हैं आगे। चलो देखो, भाववाची संज्ञाओं का बहुवचन करने पर वो जातिवाची बन जाती हैं। सर्वदा नहीं, सामान्यतः भाववाची संज्ञाओं का बहुवचन करने पर वो क्या बन जाती हैं? जातिवाची बन जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको उसकी भावनाओं के साथ
खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। काम की बात यही है कि यहाँ भावना जो शब्द है, अब वो भावना आपकी भाववाची संज्ञा होती है, लेकिन यहाँ भावनाओं के साथ, अब यहाँ भावना का हमने कर दिया बहुवचन, तो भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ जो भावनाएं हैं, ये भावनाओं के नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, और यहाँ प्रश्न आपसे यही पूछा जाएगा कि रेखांकित पद में कौन सी संज्ञा है। तो आप यहाँ भावना देखकर भाववाची मत कर देना। भावना बेशक भाववाची संज्ञा है, लेकिन वाक्य प्रयोग में जब इसका बहुवचन कर दिया जाए, भाववाची संज्ञा का वाक्य प्रयोग करते हुए उसका बहुवचन यदि कर दिया जाए, तो वो भाववाची संज्ञा न रहकर जातिवाची संज्ञा बन जाती है। तो वो भाववाची न रहकर क्या बन जाती है? जातिवाची संज्ञा बन जाती हैं। तो उसी प्रकार इस वाक्य में भी भावनाओं यहाँ जातिवाची संज्ञा होंगी। यह जातिवाची, अब भावनाओं क्या होगी? जातिवाची संज्ञा होगी, बिल्कुल जातिवाची। चलो आगे बढ़े और उदाहरण देखते हैं। अच्छों में अच्छाइयाँ होती हैं। अच्छों में क्या होती हैं? अच्छाइयाँ। अब तो समझ ही गए होंगे क्या कि यहाँ अच्छाई शब्द बिल्कुल भाववाची संज्ञा है, अच्छाई, लेकिन अच्छाइयाँ हो गया, बहुवचन हो गया, तो अब अच्छाइयाँ भी क्या हो गई? जातिवाची संज्ञा। अरे अच्छाइयाँ भी क्या हो गई? अब यहाँ जातिवाची संज्ञा हो गई, बिल्कुल जातिवाची संज्ञा। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बहुवचन करने पर क्या हो जाती हैं? जातिवाची संज्ञाएं बन जाती हैं। आपके जाने के बाद, आपसे ही बोल रहा हूँ, आपके जाने के बाद आपकी मोहब्बतें रहेंगी। हाँ जी, रहेंगी बिल्कुल। आपके जाने के बाद आपकी मोहब्बतें रहेंगी। अब यहाँ मोहब्बत बिल्कुल भाववाची संज्ञा थी, लेकिन मोहब्बतें क्या हो गई? आपकी जातिवाची संज्ञा। कौन सी? जातिवाची संज्ञा हो गई। तो ये बात मैंने आपको बताई। अब एक बात तो हो गई ये कि भाववाची संज्ञाओं का बहुवचन करने पर वो जातिवाची संज्ञाएं बन जाती है। दूसरी बात क्या है? व्यक्तिवाची संज्ञाओं का जातिवाची संज्ञाओं के रूप में भी प्रयोग हो जाता है। क्या बोल रहा हूँ? व्यक्तिवाची संज्ञाओं का भी जातिवाची संज्ञाओं के रूप में प्रयोग हम कर देते हैं। तो वो किस प्रकार करते हैं, जरा उस पर चर्चा हम करते हैं आगे। तो देखो, व्यक्तिवाची संज्ञाओं का जातिवाची संज्ञा के रूप में प्रयोग। चलो अगला नियम हमारा ये है कि व्यक्तिवाची संज्ञाओं का जातिवाची संज्ञा के रूप में किस प्रकार से प्रयोग होता है, जरा देखो। ये किसी व्यक्ति के गुणों को लेकर बात की जाती है इसमें, कि उसके जैसे गुणों वालों की तुलना उससे कर दी जाती है, तो वहाँ हो जाता है इसका। जरा देखो, उदाहरण के माध्यम से समझो।
हमारे घरों में आज भी सीता और सावित्रियों की कमी नहीं है। अपने सतीत्व के लिए जाने जाने वाली ये महिलाएं थी कि कमी नहीं है। अब वो तो चली गई, लेकिन उनके जैसे गुणों वाली महिलाएं अभी भी मिलती हैं। तो इसलिए अब ये शब्द जातिवाची संज्ञा बन गए। यहाँ सीता और सावित्री ये शब्द क्या बन गए? जातिवाची संज्ञा बन गए। तो हमारे घरों में आज भी सीता और सावित्रियों की कमी नहीं है। इसका मतलब सीता और सावित्री तो खुद अवतार लेके हमारे घर में आई ही नहीं, लेकिन उनके जैसे गुणों का निर्वहन करने वाली ये महिलाएं हैं। ये अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए आज भी महिलाएं उतनी ही जिम्मेदार हैं और करती हैं। तो सीता और सावित्रियों की कमी नहीं है। तो यहाँ सीता और सावित्री शब्द बिल्कुल व्यक्तिवाची संज्ञा थे, लेकिन इस वाक्य में अब ये क्या बन गए? जातिवाची संज्ञा। दोनों शब्दों की संज्ञा अब कौन सी होगी? जातिवाची। समझे? कुछ जातिवाची संज्ञा हो गई। कुछ और उदाहरणों के माध्यम से समझो। जैसे हमारे समाज में आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हमारे समाज में आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। और रेखांकित जो शब्द हैं हमारा, वो है हरिश्चंद्रों। हरिश्चंद्र एक राजा हुआ करते थे। अपनी सत्यवादिता, अपनी धर्मपरायणता के कारण वो आज भी जनमानस में चर्चाओं में रहते हैं। लोग आज भी उदाहरण देते हैं राजा हरिश्चंद्र की सत्यवादिता के। तो उनके जैसे गुण होने के कारण ये शब्द यहाँ जातिवाची संज्ञा बन गया। जातिवाची संज्ञा। हरिश्चंद्र बिल्कुल व्यक्तिवाची शब्द हैं, व्यक्तिवाची संज्ञा है हरिश्चंद्र। लेकिन यहाँ हमारे समाज में आज भी हरिश्चंद्रों की कमी, यानी कि हरिश्चंद्र जैसे गुणों वाले लोगों की कमी नहीं है। आज भी बहुत सारे सत्यवादी इंसान रहते हैं। समझे? और उसी प्रकार एक शब्द होता है जयचंद। जयचंद शब्द जब हमारे मस्तिष्क में आता है, हम जब भी सुनते हैं तो एक तरह से घृणास्पद शब्द है। नफरत सी होती है इस शब्द को सुनने से, क्योंकि जयचंद ने भारत पर आक्रमण करने के लिए मोहम्मद गोरी को आमंत्रित किया था और पृथ्वीराज पे आक्रमण किया था। पहले आक्रमण पे वो जीत नहीं पाया था गोरी, लेकिन दूसरे में जीत गए। मूर्ख था जयचंद, खुद भी गोरी के हाथों से ही मरा था। गोरी ने फिर बाद में उस पे भी आक्रमण किया। किस पे? जयचंद पे। पृथ्वीराज चौहान पे तो कर ही दिया, लेकिन बुलाने वाले पे भी कर दिया। अपनी मूर्खता के कारण खुद गया, देश को भी लूटा गया। तो वो जयचंद अब आज भी उदाहरण दिया जाता है। कोई बेईमानी करता है, कोई छल करता है देश के साथ, जिस देश का नमक खाए उसी के साथ गद्दारी करता है, तो वो जयचंद कहलाता है। तो इसके लिए एक वाक्य लिखता हूं मैं कि देश को खतरा पड़ोसी देशों से नहीं, घर के ही
जयचंदों से हैं। देखो देखो इस शब्द को, जयचंद शब्द को, ये बड़े घातक होते हैं, खतरनाक होते हैं। जिसका खाते हैं उसी की थाली में छेद करने वाले को बोलते हैं जयचंद। और गुस्सा तो बहुत आता है इन पर करे क्या। ठीक है, तो यहाँ जयचंद शब्द बिल्कुल व्यक्तिवाची संज्ञा था, अब क्या हो गया ये जातिवाची, यानी कि पूरे उन बेईमान लोगों की पहचान कराने वाला शब्द बन गया। अब क्या, जयचंद। जयचंद होना मतलब बेईमान होना। जयचंद होना क्या है, बेईमान होना, गद्दार होना। सीधी सी बात है, क्या होना, गद्दार होना, अपनों के साथ गद्दारी करना, वही जयचंद होना कहलाता है। तो व्यक्तिवाची संज्ञाओं का जातिवाची संज्ञा के रूप में प्रयोग आपने देखा। आगे क्या देखते हैं, चलो इसको देखो एक बार। अब देखते हैं जातिवाची संज्ञाओं का व्यक्तिवाची संज्ञाओं के रूप में प्रयोग। ये भी होता है, हाँ बिल्कुल ये भी होता है। वो तो देखा था हमने क्या, व्यक्तिवाची संज्ञाओं का जातिवाची में प्रयोग। अब जातिवाची संज्ञाओं का व्यक्तिवाची में प्रयोग। जातिवाची संज्ञाओं का व्यक्तिवाची संज्ञाओं के रूप में प्रयोग। ये किस प्रकार होता है, जरा ये भी देख लो। जातिवाची संज्ञाओं का व्यक्तिवाची संज्ञाओं के रूप में प्रयोग। मानो मैं एक बात कहूं कि पंडित जी ने, क्या बोल रहा हूं, छोड़ो, पंडित जी ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंडित जी ने देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब पंडित जी एक जाति विशेष हो गई, पंडित जी। पंडित जी किसी के नाम के पीछे लगता है, लेकिन जाति विशेष होते हुए भी पंडित जी, हम देश की आज़ादी की बात करें तो नेहरू जी को हम बोलते हैं। किसको बोलते हैं, नेहरू जी को बोलते हैं। तो वो शब्द ही उसका अर्थ दे देता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं बात करूं कि गुरुदेव की गीतांजलि साहित्य की अमूल्य निधि है। गुरुदेव की गीतांजलि, अब गुरुदेव कौन, जो गुरु हैं वो सभी गुरुदेव हैं, और गुरुदेव, लेकिन यहाँ यदि मैं गीतांजलि की बात कर रहा हूँ तो गुरुदेव की गीतांजलि साहित्य की अमूल्य निधि है। इसका मतलब यहाँ गीतांजलि लिखने वाले गुरुदेव कौन है, बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं। किनको बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव बोलते हैं। तो मैं यहीं से शुरुआत करता हूँ कि गुरुदेव की गीतांजलि साहित्य की अमूल्य निधि है। निधि बोले तो खजाना। निधि किसको कहते हैं, कि जो गीतांजलि है, गुरुदेव ने जो गीतांजलि की रचना की, वो साहित्य की एक अमूल्य निधि है। यहाँ गुरुदेव शब्द बिल्कुल व्यक्तिवाची था, गुरुदेव जातिवाची शब्द था। गुरुदेव किसी के भी गुरुदेव को बोलते हैं, लेकिन यहाँ गीतांजलि की रचना की बात आ गई तो यहाँ गुरुदेव से हमारा तात्पर्य किससे होगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी से होगा। तो अब ये कैसी हो गई, व्यक्तिवाची संज्ञा, व्यक्तिवाची। चलो, जातिवाची संज्ञाओं का व्यक्तिवाची में प्रयोग देख रहे कैसे। गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब गांधी किसी के भी नाम के पीछे लग जाता है, जिनके जाति या गोत्र गांधी होते हैं वो लगाते हैं, लेकिन सारे ही गांधी राष्ट्रपिता नहीं है। तो गांधी शब्द तो बिल्कुल जातिवाची था, लेकिन यहाँ गांधी क्या हो गया, अब
व्यक्तिवाची हो गया। गांधी को राष्ट्रपिता भी कहते हैं। अब राष्ट्रपिता तो एक ही गांधी हैं दुनिया में, राष्ट्रपिता भी कहते हैं। अरे भाई, ये जो गांधी शब्द हैं ये यहाँ जातिवाची हैं या व्यक्तिवाची हैं, इसकी पहचान कराने वाला ये शब्द आ रहा है, ये राष्ट्रपिता। ये राष्ट्रपिता शब्द ने उसकी पहचान करा दी कि ये अब व्यक्तिवाची हो गया, ना कि जातिवाची। कहते हैं तो अब यहाँ गांधी कैसा हो गया, यानी कि एक महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपिता तो वही है। बाकी तो कोई सा भी गांधी राष्ट्रपिता नहीं बना अभी तक, आपको पता हो तो वो एक अलग बात है। और क्या, गोस्वामी जी की मानस को घर घर में पूजा जाता है। देखो, अरे गोस्वामी जी, अब गोस्वामी जी तो कोई भी हो सकता है जिसके नाम के पीछे गोस्वामी लगता है, लेकिन मानस आ गए ना यहाँ। मानस, ये मानस रामचरितमानस की बात की जा रही है। और गोस्वामी जी जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की, तो ये बाबा तुलसी के लिए आ गया, तो ये भी जातिवाची शब्द था, लेकिन अब क्या हो गया, व्यक्तिवाची। अब कैसा शब्द बन गया, ये व्यक्तिवाची शब्द बन गया। तो रेखांकित जो पद हैं वो अब जातिवाची होते हुए भी व्यक्तिवाची हो गए। और ये देख लो, हो गया आपका संज्ञा का प्रकरण समाप्त। अब आप लोग पूरे प्रकरण को तसल्ली से देखकर फिर संज्ञा से संबंधित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उन प्रश्नों को हल करने में समर्थ होंगे। धन्यवाद।